जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद वसीम खान और आप देख रहे हैं द पब्लिक थिंग। दोस्तों, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गवर्नर्स हाउस पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मिलने के लिए। और जैसी ये खबर मीडिया में आई तो बिल्कुल आग की तरह खबर फैलने लगी। फिर से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद फिर से इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। खैर, इन तमाम मुद्दों पर मैंने बात की डीडी न्यूज के पत्रकार यानी कि दूरदर्शन के पत्रकार आकाश कुमार से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी पटना में ही हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारियां दी, बहुत सारी अंदर की बातें दी, ऐसी बातें बताई कि अभी आरजेडी के दफ्तर में क्या चल रहा है, अभी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में क्या चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। उन्होंने एक और बहुत अहम जानकारी दी कि ऐसा हो सकता है कि हिना शहाब यानी कि सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और सिवान लोकसभा की प्रत्याशी, उनको भी शायद राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। खैर, आइए सुनते हैं आकाश कुमार जी के साथ एक खास बातचीत। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते वसीम। ठीक है, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी तो मुझे मालूम चला कि आप पटना में ही थे और सुबह से आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि कहीं नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि फिर से पलटने वाले हैं और फिर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से सरकार गिराने वाले हैं। तो हालांकि हमारे चैनल ने एक हफ्ते पहले ही कहीं ना कहीं ऐसे हमने आसार लगाए थे कि शायद नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं और फिर से वो शायद बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। तो आकाश जी, आपसे पहले भी इस मामले पे बात हुई थी और आपने ही कहीं ना कहीं ऐसा संकेत दिए थे कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा था? एक्चुअली देखिए वसीम, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये देखने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार उन लोगों को अपने सत्ता क्षेत्र में अपने करीब रखना चाह रहे थे जिन लोगों से उनको फायदा है, या जो लोग एक मजबूत कड़ी को अपने साथ लेके चल रहे हैं। इसमें केके पाठक का बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि नीतीश जी ने केके पाठक को शिक्षा विभाग में सचिव बनाया था और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनके साथ उनकी पटती नहीं थी। आई थिंक बहुत बकझक होती थी और शायद यही सारा रीजन रहा कि केके पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए। एक तरह से कहें कि रिजाइन दे दिए थे, लेकिन फिर नीतीश जी ने उन्हें मनाया और वापस लेके आए। और जस्ट जैसे ही केके पाठक वापस आते हैं, पहली बार हमको लगता है कि बिहार के राजनीति में और बिहार के प्रशासनिक स्तर पे एक आईएएस के चलते एक मंत्री को चेंज कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका कह सकते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं लंबी खेली जा रही, लंबी पारी का इंतजार है। और जहां तक नीतीश कुमार की आप बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार को अब नीतीश कुमार कहने की हमको नहीं लगती है कि आवश्यकता है। उनको पलटू राम कहें या कुर्सी कुमार कहें तो कहीं से ये सही होगा, हर जगह से सही होगा। अब आप सोचिए कि वो सरकार गिराने जा रहे हैं और इसके अंदेशा हम लोगों ने एक सप्ताह पहले लगाया था कि गिरेगा ही। और आज जो सुबह से जो चल रही है और एक दिन पहले से जो पूरे सिस्टम चल रहे हैं और जो सारी बातें आ रही हैं, उससे सीधे तौर पे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार अब राजद के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने एक अहम बात की थी उस वक्त, क्योंकि आपने ये कयास लगाया था कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग के लोगों की बड़ी भूमिका होती है जब चुनाव होते हैं। तो उस दौरान जितने भी विभाग के लोग होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आपने उस वक्त मुझे कहा था हफ्ते 10 दिन पहले कि ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत वक्त से ये प्लानिंग कर रहे थे और ये बार बार ये सिलसिला बार बार चला आ रहा है कि जब भी चुनाव होने वाले होते तो नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही करते हैं। और अ, बहुत से लोग जैसे उन पे इल्जाम लगाते रहे हैं पलटू राम, और वो पलट जाते हैं या एक जुबान पे नहीं रहते हैं। आप कैसे देखते हैं, मतलब राजनीतिक तौर पे, या एक अगर हम इंडिविजुअल किसी इंसान की बात करें और इतनी बार वो पलटता है तो उस इंसान के बारे में क्या कहा जाए? देखिए, मैं जो राजनीतिक आंकड़े अभी तक देख पाया हूँ, राजनीतिक जो परिवेश रहे हैं, जो टॉप मोस्ट नेता रहे हैं, वो जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक वो स्वस्थ रहते हैं और उनकी चलती है। और जिन्हें सत्ता में रहने की आदत पड़ जाती है, अपने आप को राजा कहलाने की आदत पड़ जाती है, और जिनके एक इशारे पे कई मंत्री, कई आईएएस आईपीएस इधर से उधर हो जाते हैं, एक कदम आगे तक नहीं बढ़ते हैं। और वैसे में किसी को ये डर लगने लगता है कि अब ये कुर्सी मेरे से जाने वाली है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है।
दूसरी बात मैंने कही थी आपसे और हम डिस्कस भी किए थे इस मैटर पे कि के पाठक को शिक्षा विभाग में लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो शिक्षा के सुधार हो और दूसरा कि शिक्षक एक ऐसे पहलू हैं बिहार के लिए जो सबसे ज्यादा शिक्षक ही होते हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, या हम सीधे तौर पे ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मजबूत कड़ी के रूप में शिक्षक होते हैं जो पोलिंग एजेंट से लेकर पोलिंग बूथ तक, पीठासीन अधिकारी तक और काउंटिंग में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मजबूत आयाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, एक मजबूत लगाम रहे और इस लगाम के माध्यम से वो आगे की लड़ाई लड़ सके। इसलिए एक आईएएस के कारण एक मंत्री को हटा दिया गया। पहली बात ये। दूसरी ये कि ये 2 दिनों से जो खेला चल रहा है, कभी राज्यपाल से मिलना, कभी दिल्ली जाना, कभी अपने करीबी मंत्रियों को और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष को दिल्ली भेज देना, फिर बातचीत करना, कर्पूरी ठाकुर जी के मंच से परिवारवाद की बात करना हाँ, और और परिवारवाद की बात, तारीफ भी की थी मोदी जी की और भाजपा हाँ, की। और जिस मोदी के विपक्ष में खड़े होकर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब उनकी तारीफ करना। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना छोड़ चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि यही बीजेपी के लोग अब फिर से इनका सपोर्ट करेंगे और पुनः वो बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर स्थापित कर देंगे और इसलिए शायद इस बार भी वो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ एक अहम मुद्दा ये भी है कि एक तरफ राजद से वो अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग अभी सीधे तौर पर उनसे गठबंधन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक और मामला जो पटना में अभी चल रही है, जो पटना में मैं हूं और यहाँ के राजनीतिक परिवेश के लोगों के साथ मिल रहा हूं जो राजनीति से बहुत करीब है या जो राजनीति में है, उन लोगों की अगर बातें माने और समझे या फिर उस पर हम लोग एनालिसिस करें तो ये पता चलता है कि नीतीश जी अब ना घर के हैं ना घाट के हैं। हकीकत यही है। हाँ, स्थिति ये बनी हुई है कि वो एक तरफ लालू के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तेजस्वी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी वाले लेना नहीं चाहते हैं। यानी जो पार्टी जदयू है वो जदयू हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी में विलीन हो जाए और इसी शर्त पे कुछ बयान भी आए हैं बीजेपी के नेताओं के कि नीतीश जी आए और बीजेपी का सदस्यता ग्रहण करें, फिर आगे की बात की जाएगी। ये भी बयान आ चुके हैं। बेशक ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ नीतीश जी के खेमे में जो लोग हैं उसमें भी मतभेद है, उसमें भी कहीं ना कहीं टूट है, क्योंकि नीतीश बहुत कड़क मिजाज के इंसान है, बहुत एक तरह से कहें अगर आम भाषा में कहें तो घमंडी टाइप के इंसान है और इस घमंडीपन वाली व्यवस्था को लेकर कई लोग हमेशा उनसे रुष्ट रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके आगे पीछे करना मजबूरी है। तो वैसे लोग कहीं ना कहीं लालू के परिवार और लालू जी से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ लालू भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें और हम उनके कुछ लोगों को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना लें। अभी जो आपको ताजा जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक लालू के आवास पे बैठक चल रही है, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं राजद के, कुछ जदयू नेता भी फोन लाइन पे हैं और लगातार ये प्रयास की जा रही है कि जैसे ही नीतीश जी कोई अपना कदम उठाएंगे राजद वाले भी अपना कदम उठाएंगे और सरकार बनाने के लिए पेशकश करेंगे। तो बहुत मुझे भी ऐसा ही लगा काजी, क्योंकि जो सपना देख रहे थे नीतीश कुमार की वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में एक जो बात कही थी कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे अपने कार्यकाल में, और कहीं ना कहीं उस पे वो खरी उतरी है, उसने जो मंदिर का वादा किया था उसको पूरा किया है। उसको भी देखने के बाद और जिस तरीके से जो अलायंस बनी थी जिसमें कांग्रेस के नेता थे या केजरीवाल थे या ममता बनर्जी, जो अलग अलग मंचों पे ये लोग सब लोग साथ में देख रहे थे, नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि चुनाव नजदीक है
और ऐसा ना हो कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि उस बिल्कुल बिल्कुल अलायंस में हर एक इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बिल्कुल। और जैसा भाजपा ने अभी बीते दिनों में जो काम किया है मंदिर को लेके, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में जिस देखिए, तरीके से ये सेलिब्रेट किया, ये ये मैं नहीं तो कहता। ये तमाम भाजपा विरोधी लोग कह रहे हैं हम्म, कि ये मंदिर का निर्माण तो धार्मिक स्तर पे हद तक ठीक है, हम्म, लेकिन इसको राजनीतिकरण जो किया गया है, हम्म, ये कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती से एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है। बेशक बेशक। अब इस मामले के बाद हुआ ये कि अब नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री का सपना भी दिल्ली बहुत दूर है। तो हम्म, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है वो हावी हो जाए बिहार में, और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षित थी, उस पे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कब्जा हो जाए या राजद का। इसलिए कहीं बेचैनी में हो सकता है कि वो ऐसा कदम उन्होंने उठाया। खैर, बदनाम तो हो ही चुके हैं पास्ट में, कि क्योंकि वो बार बार ही पलटते आए हुए हैं। जब जितने जितने आप चुनाव में देखे तो हर चुनाव में कोई ना कोई उनको लेके विवाद हुआ है, और वो पलटी उन्होंने मारी है, पलटू राम कहलाए जाते हैं। तो हो सकता है कि नाम खराब हो ही गया तो फिर से पलटने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी सबसे अहम जो भूमिका मुझे नजर आती है वो भाजपा की नजर आती है बिहार में, क्योंकि आ, राजद को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर इनका ये स्वयं ये डिसीजन है कि मुझे राजद से अलग होके अगर बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनानी है, तो इसमें राजद की कोई भूमिका खास नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो क्या नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन आप को मैंने एक बात और बताई है कि बीजेपी वालों का ये बयान है और उनका सीधे कहना है कि नीतीश जी अब आए बीजेपी में, उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें। यानी जब नीतीश जी जो सर्वे सर्वा है ओवरऑल जदयू के लिए, उस हम्म, जदयू को आप छोड़ दें, हम्म, पीछे बंद कर दें उस पार्टी को, और फिर आके आप बीजेपी से मिले और फिर उसके बाद विचार किए जाएंगे। यानी बीजेपी ये चाह रही है कि अब नीतीश जी जदयू के सीट पर अगर मुख्यमंत्री बनने की बात भी आती है तो मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि अब बीजेपी के मुख्यमंत्री कहलाएं, ऐसी हाँ, चर्चाएं हैं। लेकिन फिर भी आला कमान क्या सोचते हैं, उनसे क्या होने वाला है, ये सामने आएंगी। हमारे कुछ जानने वाले मित्र जो दिल्ली में हैं, जो एनालिसिस करते हैं इन चीजों को, राजनीतिक जानकारी रखते हैं, हम्म, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये पूरा गेम जो है बिहार के भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, हम्म, 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 उनके इशारों पे खेला जा रहा है, और ये गेम कब समाप्त होगा ये सोचने वाली बात होगी। जी। और एक चीज मैं आपको बता दूं वसीम भाई, जी 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 कि स्थिति ये बनी हुई है कि बिहार की जनता जी। अब इस बार किसी भी कीमत पर, हम्म, चाहे ये पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी के साथ अकेले चुनाव लड़े या छोटी छोटी पार्टियों को साथ में मिला के लड़े, राजद और बीजेपी को परे कर दें, या फिर बीजेपी में शामिल होकर अपने आप को बीजेपीएन बना ले और फिर उसके बाद चुनाव लड़े, हम्म, किसी भी कीमत पर अब नीतीश जी को लोग नहीं चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इसका सबसे बड़ा फायदा एक मैं कहना चाहता मिलेगा तो हूँ। राजद को मिलने जा जी, रहा है। वही मैं कहने वाला था, इसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। क्योंकि हम्म, देखिए, इस पूरे मामले पे जो सुबह से बयानबाजी हो रही है, जो हम न्यूज देख रहे हैं, सुबह से ही जो पूरा मामला है बहुत ज्यादा अभी हाईलाइट किया गया इस पूरे मामले को। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजद के नेताओं की जो चुप्पी है वो ये साफ जाहिर कर रही है कि अगर चुनाव होते भी हैं या अगर सत्ता भंग की जाती है, जैसे कि आपने सुबह में बताया था कि राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है अगर ऐसी कोई स्थिति हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं राजद को बहुत फायदा होगा। क्योंकि इस बार राजद अगर ऐसा नीतीश कुमार फैसला करते हैं कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, तो साफ तौर पर राजद ये दिखाएगी कि हम लोग तो विक्टिम है भाई, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें बार बार धोखा मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं वोटर के भी जहन पे, दिमाग पे इसका असर जरूर पड़ेगा कि राजद पार्टी सही है, उनके साथ विश्वासघात बार बार हो रहा है। देखिए ना, आंकड़ा अगर उठा के हम देखें तो इस बार की जो सत्ता रही है हम्म, नीतीश जी और राजद की, इसमें मुझे नहीं लगता है कि राजद के सत्ताधारी लोग ने जहां भी मंत्री रहे या भी जहां भी विधायक हैं या जहां भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने किसी तरह की गलती करने की कोशिश की है। वो लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इवन की खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव,
वो किसी भी तरह का नलगढ़ बयान से लगातार बचते रहे। किसी भी तरह का ऐसा फैसला उन्होंने नहीं किया है जिस फैसले से जनता को नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो पुरानी छवि रही है, एक छवि जो 2 दशक पहले रही है, वो छवि को सुधारने की कोशिश अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू जी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और आउटडेटेड हैं। जी। लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे गेम कौन करता है ये तो भगवान जाने, लेकिन तेजस्वी यादव ही अभी फ्रंट चेहरा है हम्म। राजद के लिए। तो उन्होंने इस तरह की कोई बड़ी गलती की नहीं है। अब क्या है कि नीतीश जी के परिवार में अकेले भगवान के रूप में वही हैं जो हम्म। फैसला करेंगे वो करेंगे। उनके पास ना उनका पुत्र उनके साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वो अलग किस्म की इंसान है और राजनीति से मतलब ही नहीं है। परिवार में और कोई नहीं है। लेकिन लालू जी के परिवार में हम्म। 3 देवता हैं और 3 देवी हैं, 2 देवियां हैं। हम्म। 3 देवताओं का मतलब समझ रहे होंगे, एक लालू जी हुए, एक तेजस्वी यादव हुए, एक तेज प्रताप हुए, और देवियों में समझिए एक राबड़ी जी है हम्म। और एक मीसा जी है। जी। ठीक है। तो ये लोग आपस में खिचड़ी पकाते हैं और कब क्या कर देंगे ये भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक स्पेशली तेजस्वी की बात है, तो तेजस्वी अभी अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के दिलों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की बात भी करें तो जातिगत जनगणना में यादव लोग सबसे ज्यादा हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम इस पक्ष में अगर हैं और चुनाव भी होता है तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जुड़ेंगे। जी बेशक। एमवाई समीकरण को मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो हिना शाह को हम्म। मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको संसदीय चुनाव में टिकट मिले ना मिले, हम्म। लेकिन राज्यसभा भेजने की कोशिश भी की जा रही है। अगर राज्यसभा हिना साहब चली जाती हैं, जो महिला मुसलमानों की बड़ी नेता मानी जाती हैं, साहबुद्दीन की पत्नी है, साहबुद्दीन मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो मुस्लिम समुदाय और एमवाई समीकरण जो है वो फिर से एक मजबूत पायदान पे आगे खड़ा हो जाएगा। और फिर जो जी चुनाव के रूप रंग है वो चेंज होंगे। तो क्योंकि ये भी दिमाग में है। एक राज्यसभा टिकट जी। मीसा भारती को ना देकर अगर वो हिना साहब को दी जाती है तो निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और बहुत ही मजबूत तरीके से बिहार में लॉन्चिंग करेगा राजद अपने आप को, और एमवाई समीकरण अपने आप को प्रस्तुत कर देगा। जी तो कहीं ना ये कहीं बहुत कहीं ना कहीं आकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलतियां हुई हैं पास्ट में, खासतौर से पूर्व सांसद सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जब बात हुई, उसके बाद लगातार जो दोनों परिवार के बीच दूरियां बढ़ी है और जो कयास लगाया जा रहा है, जिस तरीके से जो भी था उनके परिवार के साथ हुआ, जिस तरीके का समर्थन या सपोर्ट मिलना चाहिए था उस परिवार को, तो लालू जी के परिवार या पार्टी की तरफ से शायद वैसा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बेशक लगता है कि अगर राज्यसभा अगर उनको भेजने का काम पार्टी करती है, तो कहीं ना कहीं जो दूरियां बनी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद मुसलमानों और राजद के ज्यादा बीच, वो कहीं ना कहीं फिर से मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती है। खैर आकाश जी, और बहुत इसका बहुत इसका धन्यवाद। फायदा आगामी चुनाव में दिखेगा भी, वो लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा और विधानसभा में भी दिखेगा। जी बेशक बेशक बेशक। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, अपना अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमसे बात की, और आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अब तो निर्भर करता है कि कुर्सी कुमार यानी कि हमारे नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। उनके फैसला के बाद ही सबको जो है क्लियर हो पाएगा कि अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक थिंक। जय हिंद।